लगभग 24 या 25 लोग जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति बंगाल विभाजन के बारे में, मैंने कई बार बंगाल विभाजन का जिक्र किया है, वो बताना चाहे तो बता सकता है। अंकिता अंकिता मकवाना भी जुड़ी हुई है हमसे। मैं अंकिता, बंगाल विभाजन के बारे में कुछ बताइए आप। चलिए, कोई बात नहीं। हेलो सर। लक्ष्मण जी, आप पीपीटी शेयर कीजिए ना। हेलो सर। तब तक मैं ही आपको बताता हूँ कि हेलो बंगाल विभाजन। सर, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, कोई बोलिए। हाँ सर, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था 1905 में। मतलब ठीक है। प्रस्ताव रखा था हम्म। और वो हुआ था 1905 20 जुलाई को ब्रिटिश हम्म। सरकार द्वारा लागू किया गया था। और 7 हम्म। अगस्त में उसके विरुद्ध में कलकत्ता के टाउन हॉल में आंदोलन हुआ था, हाँ। स्वदेशी आंदोलन। हाँ। और बहिष्कार की घोषणा की गई थी। 16 बहुत अक्टूबर बढ़िया। को 16 अक्टूबर हम्म। को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था और बहुत 1911 में वो रद्द हो गया था। बहुत बढ़िया। आपने इतना अच्छा बताया, प्रद्युमन जी ने बताया ना। जी जी सर। बहुत बढ़िया। देखिए, इतिहास में बंगाल विभाजन को हम 4 पॉइंट में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि बंगाल विभाजन किसने किया। जिस भी व्यक्ति, अब कोई भी, हर लड़का कॉपी पेन लेके बैठे, जो जो पॉइंट यदि उसे अच्छे लगे वो लिख ले। किसने किया बंगाल विभाजन? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन साहब ने बंगाल विभाजन किया था। अब क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन क्यों किया गया और कारण क्या थे। तो कारण थे, जैसे एक वास्तविक कारण तो ये था कि उस समय कि हिंदुओं और मुसलमानों आपस में उनकी दोस्ती थी और आंदोलन में साथ साथ भाग ले रहे थे। इन दोनों की टकराहट नहीं होगी तब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। अर्थात वास्तविक कारण था फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। और बताया गया कारण था, अंग्रेजी गवर्नमेंट द्वारा जो कारण बताया था वो ये था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, क्योंकि उस समय उनका कहना था कि बंगाल में बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था और एक बहुत बड़ा बंगाल प्रांत था और शासन करना संभव नहीं हो पा रहा था। अतः हम छोटा करके पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित करके और प्रशासनिक सुविधा इसका कारण बताया था। अब आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन 1905 को हुआ। इस 1905 में हम 3 तारीखों को बड़ा ध्यान महत्वपूर्ण रखते हैं। पहला है 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। ये हमेशा तारीखें ध्यान रखिएगा, ये तारीख आती हैं कि जो 1905 की 3 तारीखें, पहले 20 जुलाई 1905, इस दिन बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ। 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 को जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो हिंदू और मुसलमान दोनों एकत्रित हुए, कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग हुई और उन्होंने कहा यदि बंगाल का विभाजन होता है तो हम स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन चलाएंगे। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ था कि हम स्वदेशी वस्तुओं को ग्रहण करेंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया और जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया, बंगाल विभाजन लागू हुआ, तो इस दिन को भारतीयों ने राखी दिवस और शोक दिवस के रूप में मनाया।
अब आता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो आपको यह ध्यान रखना है कि तृतीय दिल्ली दरबार में 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय गवर्नर जनरल थे, उनके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, अर्थात पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को पुनः एक कर दिया गया। ये बंगाल विभाजन पर कुछ बातें थी जो ये मैं पहले लेक्चर से मैंने कम से कम 10 बार इसका जिक्र कर दिया है बंगाल विभाजन का। चलिए अब हम आते हैं अपने आज के मूल लेक्चर्स पर, और आज का लेक्चर है स्वदेशी आंदोलन। देखिए, मैंने आपको बताया कि आज हम स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग की स्थापना को पढ़ने के बाद हम क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करेंगे। जब बंगाल का विभाजन लागू हो गया 16 अक्टूबर 1905 को, तब हमारे पास, हमारे नेताओं, भारतीय नेताओं के पास एक ऑप्शन बचा कि अब हम एक आंदोलन छेड़ें, और उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन में बहुत सी बातें हैं पढ़ने के लिए, और वो बातें आप किताबों से आसानी से पढ़ सकती हैं। यहाँ पर हम उन मुद्दों को लेंगे, उन बातों को लेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, बंगाल, सबसे पहली मैंने हेडिंग डाली है, बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था और उसका प्रसार कहाँ कहाँ हो रहा था। देखिए लक्ष्मण जी, आप इसे टिक करते जाइएगा जो जो मैं बोलता जाऊं, कि जब बंगाल का विभाजन हो गया तब स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। तो स्वदेशी आंदोलन का नेता कौन कौन थे और उनका प्रसार कहाँ कहाँ था। देखिए, सबसे पहले बंगाल में इसको लीड कौन कर रहा था स्वदेशी आंदोलन को, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बंगाल में जो लीड कर रहे थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि स्वदेशी आंदोलन को बंगाल में कौन लीड कर रहा था, तो आप बताएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब बंगाल में लीड कर रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब की एक पत्रिका थी, उसका नाम था बंगाली। पत्रिका का नाम ही बंगाली था, और इस बंगाली पत्रिका में स्वदेशी आंदोलन से संबंधित खबरें निकलती थीं। और दूसरे व्यक्ति जो बंगाल में लीड कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल स्वदेशी आंदोलन को लीड कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति हैं कृष्ण कुमार मित्र। और मैं आपको बता दूं, कृष्ण कुमार मित्र ने ही सलाह दी थी कि हमें स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का चुनाव करना होगा। बहिष्कार मतलब विदेशी वस्तुएं, पाश्चात्य वस्तुओं का हम बहिष्कार करने का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र का था। चलिए, महाराष्ट्र में जो स्वदेशी आंदोलन को लीड कर रहे थे उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक साहब। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक साहब स्वदेशी आंदोलन को लीड कर रहे थे। अब आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन को कौन लीड कर रहा था, तो उनका नाम है चिदम्बरम पिल्ले साहब। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन को लीड कर रहे थे, और दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लीड कर रहे थे सैयद हैदर खां साहब। सैयद हैदर खां साहब दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लीड कर रहे थे। और पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो स्वदेशी आंदोलन को लीड कर रहे थे वो तीन व्यक्ति मुख्य रूप से लीड कर रहे थे। उनका नाम है लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और स्वामी श्रद्धानंद। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ से सूची 1 और सूची 2 दी जाएगी। सूची 1 में लिखा रहेगा बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, दिल्ली, और सूची 2 में नेताओं के नाम लिखे रहेंगे कि भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, चिदम्बरम पिल्ले। तो आपको मैच करने के लिए पूछा जाएगा। यूपीएससी ने एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा था।
मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्वदेशी आंदोलन को प्रसार कहाँ कहाँ था और उसको लीड कौन कर रहे थे। यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक बात का जिक्र और करना चाहता हूं कि एक बार क्वेश्चन आया था कि स्वदेशी आंदोलन में जो बहिष्कार का सुझाव दिया गया था कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, वो किसने दिया था, किन नेता ने दिया था। तो आप ध्यान रखिएगा, बहिष्कार का जो सुझाव दिया था वो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बहिष्कार करने का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र का था, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब बंगाल जो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव के नेतृत्व व प्रसार के बाद जो स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है, अब हम उसको देखते हैं। देखिए, स्वदेशी आंदोलन का कई क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा, परंतु क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे जहां से सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है। मैं आपको बता दूं, इतिहास में समुद्रगुप्त साहब ने कई युद्ध लड़े, 100 युद्ध लड़े कम से कम, परंतु समुद्रगुप्त के युद्धों से शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। अर्थात जिसका सांस्कृतिक महत्व होता है, कल्चरल डायमेंशन होता है, वहां से क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह स्वदेशी आंदोलन में जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा, और सांस्कृतिक क्षेत्रों को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहले हम पढ़ेंगे कि शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, दूसरा हम देखेंगे साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तीसरा हम देखेंगे कला पर क्या प्रभाव पड़ा, और चौथा हम देखेंगे विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा। अगर आपसे यूपीएससी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा, तो आप उसका आंसर बताएंगे कि सांस्कृतिक क्षेत्र पर स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। और सांस्कृतिक क्षेत्रों को मैंने 4 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे शिक्षा पर स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, शिक्षा पर स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। चलिए अगली पीपीटी लगाइए जिसमें हम शिक्षा को समझेंगे कि शिक्षा पर स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, इस पीपीटी में मैंने बंगाल विभाजन के बारे में हल्का सा बताया है, क्योंकि अब हम डिस्कस कर चुके हैं बंगाल विभाजन को। तो मैं यहाँ बता दूं किसने किया, गवर्नर जनरल, आप लक्ष्मण जी टिक करते जाइए फटाफट, किसने किया, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन साहब ने किया। क्यों किया, कारण, 2 कारण दिए हैं, नीचे दिया है, मैंने डैश लगा के लिखा है। एक है वास्तविक कारण और दूसरा है बताया गया कारण। वास्तविक कारण है बांटो और राज्य करो की नीति, और बताया गया कारण है प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा कब किया, तो कब किया मैंने बताया है 1905, और तीनों डेट मैंने बाकायदा लिख दी है। पहली डेट है 20 जुलाई 1905, दूसरी डेट है 7 अगस्त 1905, और तीसरी डेट है 16 अक्टूबर 1905। 20 जुलाई 1905 के नीचे बाकायदा मैंने लिखा है कि बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। सिर्फ निर्णय को आप अंडरलाइन करें कि बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, अर्थात यह तय हो गया था कि अब बंगाल विभाजन होगा। 7 अगस्त को इस निर्णय के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार की घोषणा की गई थी, और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, लागू हो गया। और जब लागू हुआ तो भारतीयों द्वारा शोक दिवस या राखी दिवस मनाया गया, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ 33 दिल्ली दरबार 1911। ये हम चूंकि पढ़ चुके हैं, अब चूंकि स्लाइड आ गई थी इसलिए मैंने इसको और बता दिया। अब हम आते हैं जो स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है वो किस क्षेत्र में पड़ा है, तो हम देखते हैं सर्वाधिक प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा है। संस्कृति पर पड़ा, और संस्कृति में शिक्षा पर हम देखते हैं। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? यस सर, आवाज आ रही है। चलिए, अगर जिन भी व्यक्ति को आवाज में कोई दिक्कत हो तो वो
अपने सिस्टम में थोड़ा सा करें संशोधन की, हो सकता है उनके सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। चलिए आप लोग बड़ा ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन तो आते ही हैं, मेंस में भी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। देखिए शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा के प्रभाव को मैंने 4 पॉइंट्स में इसका जिक्र किया है। देखिए जब बंगाल विभाजन हुआ 1905, तो 1905 के पहले एक व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काफी अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। जो व्यक्ति अग्रणी भूमिका निभा रहे थे उन व्यक्ति का नाम था सतीश चंद्र मुखर्जी साहब। इसको अंडरलाइन करिए लक्ष्मण जी, जिस पर मैं जोर दे रहा हूं उसको आप अंडरलाइन करते जाइए। सतीश चंद्र मुखर्जी साहब अग्रणी रोल अदा कर रहे थे। रोल क्या अदा कर रहे थे कि सतीश चंद्र मुखर्जी साहब की एक संस्था थी जिसका नाम था डाउन सोसाइटी। संस्था का नाम था सतीश चंद्र मुखर्जी की डाउन सोसाइटी, और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। उस पत्रिका का पूरा नाम था डाउन सोसाइटी एंड मैगजीन। मैं बंगाल विभाजन के पहले की घटना को पढ़ा रहा हूं और मैं उसमें बता रहा हूं कि एक व्यक्ति है सतीश चंद्र मुखर्जी, और सतीश चंद्र मुखर्जी की एक संस्था थी डाउन सोसाइटी, और सतीश चंद्र मुखर्जी ने एक पत्रिका निकाली थी। उस पत्रिका का नाम है डाउन सोसाइटी एंड मैगजीन। तो सतीश चंद्र मुखर्जी का काम क्या था कि भाई जो हम पाश्चात्य जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं उस पाश्चात्य शिक्षा को अप्रभावी बना दिया जाए, अर्थात हम हिंदुस्तानी हैं और हमें देसी भाषा में शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर काम करना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं सतीश चंद्र साहब ने उस समय 1898 के लगभग एक राष्ट्रीय शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। यह एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन के काफी पहले राष्ट्रीय शिक्षा की योजना किसने प्रस्तुत की थी, तो आप बताएंगे सतीश चंद्र मुखर्जी साहब ने राष्ट्रीय शिक्षा की योजना 1898 में प्रस्तुत की थी। चलिए ये तो था बंगाल विभाजन के पूर्व का शिक्षा पर थोड़ा सा घटनाक्रम, जिसमें हम सतीश चंद्र मुखर्जी साहब को समझे, हम उनकी डाउन सोसाइटी को समझे, हम उनकी डाउन सोसाइटी एंड मैगजीन नामक पत्रिका को समझे। अब आता है नवंबर 1905 का घटनाक्रम, जस्ट बंगाल विभाजन के बाद। देखिए बंगाल विभाजन लागू हो रहा है 16 अक्टूबर 1905 को। तो 16 अक्टूबर 1905 को जैसे ही लागू होता है वैसे ही स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, और स्वदेशी आंदोलन में शिक्षा पर मतलब राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया जाता है। इस क्रम में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की जाती है, और जहां जहां नेशनल लगा है उसका अर्थ है कि हम स्वदेशी स्कूलों को अपनाएंगे, स्वदेशी शिक्षा को अपनाएंगे। नवंबर 1905 के बाद का जो घटनाक्रम है, मैंने यहाँ 14 अगस्त 1906 लिखा है। आपको 14 मौदा तारीख याद नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है अगस्त 1906। अगस्त 1906 में एक कॉलेज की स्थापना हुई। उस कॉलेज का नाम था बंगाल नेशनल कॉलेज। बंगाल नेशनल कॉलेज, लक्ष्मण जी इसको अंडरलाइन करें, बंगाल नेशनल कॉलेज। और इस कॉलेज की जो स्थापना हो रही है वो इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो अरविंद घोष साहब हैं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद घोष हैं, और मैं आपको बता दूं अरविंद घोष एक उग्रवादी नेता थे। मैंने आपको बताया था कि 4 प्रमुख उग्रवादी नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे, तो आप बताएंगे अरविंद घोष। फिर उसके एक दिन बाद अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना सदगुरु दास बनर्जी के नेतृत्व में की गई।
सद्गुरु दास बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। और जो एग्जाम में सद्गुरु दास बनर्जी पूरा नाम नहीं लिखा होता है, SD बनर्जी लिखा होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है सद्गुरु दास बनर्जी, तो आप SD बनर्जी के रूप में भी इनको ध्यान रखें। देखिए, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, बंगाल विभाजन के बाद उपजे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मैंने अभी आपको बताया कि इसका प्रसार कहाँ-कहाँ था और इसका नेतृत्व कौन-कौन कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा, और सांस्कृतिक क्षेत्र में सबसे पहले मैंने शिक्षा को लिया। शिक्षा के बारे में बताया, मैंने आपको सतीश चंद्र मुखर्जी के बारे में बताया, और बताया उनकी पत्रिका डाउन सोसाइटी एंड मैगजीन के बारे में, और बताया राष्ट्रीय शिक्षा की एक योजना प्रस्तुत की थी, और यह बंगाल विभाजन के पूर्व का घटनाक्रम था, अर्थात यह 1902 का घटनाक्रम था। फिर मैंने आपको बताया रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। फिर मैंने बताया बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, और जिसके प्रिंसिपल थे अरविंद घोष। उसके बाद मैंने आपको बताया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, और इसका नेतृत्व कर रहे थे सद्गुरु दास बनर्जी, SD बनर्जी। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में SD बनर्जी लिखा हुआ मिलता है, तो आप सद्गुरु दास बनर्जी को ध्यान रखिएगा। चलिए, शिक्षा पर प्रभाव के बाद अब हम देखेंगे साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। जो स्वदेशी आंदोलन का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, और मुख्य रूप से बांग्ला साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, और बांग्ला साहित्य में भी काव्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको अब हम स्टडी करते हैं। देखिए, जो मैंने बांग्ला साहित्य में 4 प्रमुख साहित्यकार हुए हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अभी हम थोड़ी देर में विस्तार से पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ दूसरे जो अन्य साहित्यकार हुए हैं, उनका आप सिर्फ नाम ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो ले दे के रविंद्रनाथ टैगोर पर ही हमें केंद्रित करना है। उनके नाम हैं द्विजेंद्र लाल राय। दूसरे जो साहित्यकार हैं वो हैं द्विजेंद्र लाल राय, तीसरे हैं मुकुंद दास, और चौथे हैं सैयद अबू मोहम्मद। देखिए, अब चूंकि साहित्य पर मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ा, उसको अच्छे से समझने के पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर को हमें समझना जरूरी है। तो थोड़ा सा हम यहाँ छोड़ के रविंद्रनाथ टैगोर को समझते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है। चलिए लक्ष्मण जी, रविंद्रनाथ टैगोर को हम पढ़ते हैं। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा। रविंद्रनाथ टैगोर, होता क्या है कि हम रविंद्रनाथ टैगोर को जो पढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन में हम अलग पढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान को हम अलग पढ़ते हैं। तृतीय दिल्ली दरबार में रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान हम अलग पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान था, उसको हम अलग पढ़ते हैं। और असहयोग आंदोलन में क्या योगदान था रविंद्रनाथ टैगोर का, वहां हम अलग पढ़ते हैं। और जब हम 4 जगह पर रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ते हैं, तो हम कंफ्यूजन हो जाता है, और हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन हम क्या सॉल्व करें। और यहीं से मेंस का भी क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं आज बताऊंगा। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर का चारों जो योगदान है उसको एक स्लाइड में करके हम पढ़ते हैं। और अगर आज आपने ये पढ़ लिया रविंद्रनाथ टैगोर पर, तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित। चलिए, अब हम समझते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का स्वदेशी आंदोलन में क्या योगदान था। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन में ही सबसे पहले यह सलाह दी थी कि स्वदेशी आंदोलन तो हम मनाए ही, साथ ही हम राखी दिवस भी मनाया जाए। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर हिंदू मुसलमान को, और लक्ष्मण जी आप इसको टिक करते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ, स्वदेशी आंदोलन में अगर क्वेश्चन आ जाए राखी दिवस मनाने की सलाह किसने दी,
तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हिंदू मुसलमान को राखी बांधे और मुसलमान हिंदू को राखी बांधे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होगी और हमारा जो आंदोलन है, मूवमेंट है, हम उसे और प्रभावी तरीके से इसे कर पाएंगे। फिर जैसे स्वदेशी आंदोलन में अगर आपसे पूछा जाए रविंद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि उन्होंने राखी दिवस मनाने की सलाह दी थी, और राखी दिवस था हिंदू मुस्लिम को आपस में राखी बांधना। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि जो स्वदेशी आंदोलन को जो बाद में लीड कर रहे हैं वो उग्रवादी नेता लीड करने लगे, उदारवादी नेता पीछे हटने लगे और स्वदेशी आंदोलन को लीड करने लगे उग्रवादी नेता। उग्रवादी नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और लीड करने लगे, तो रविंद्रनाथ टैगोर पीछे हट गए। देखिए, किताबों में आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा। ये जो आज जो पढ़ा रहा हूँ, देखिए जो विद्यार्थी आज पढ़ रहा है लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूंगा वो लास्ट तक जुड़ा रहे, और फिर आप देखेंगे यूपीएससी के वो 3-4 क्वेश्चन तो यूं ही कर देगा। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो अधिकतर उग्रवादी नेता करने लगे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर पीछे हट गए। अब पीछे इसलिए हट गए कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, वो अहिंसा की पद्धति को अपनाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई कि वो फिर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक हो गए रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भाई अगर उग्रवादी लीड कर रहे हैं और बड़ा सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी हो रही है, सरकारी संपत्ति को जलाया जा रहा है, तो मैं इस आंदोलन में साथ नहीं दूंगा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पैर पीछे खींच लिए, अर्थात वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक बन गए। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर शुरुआती क्षणों में स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे, परंतु बाद में रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक हो गए। कारण स्पष्ट कीजिए। ये मेंस के क्वेश्चन है, यूपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं, तो आपको कारण अब पता चल गया होगा। कारण क्या था कि भाई जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व उग्रवादियों के हाथ में आ गया और सरकारी संपत्ति का विनाश होने लगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर पीछे हट गए। शुरुआती दिनों में रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और राखी दिवस मनाने की सलाह दी। और राखी दिवस क्या था? हिंदू मुसलमान को राखी बांधे, मुसलमान हिंदू को राखी बांधे। ये था रविंद्रनाथ टैगोर का स्वदेशी आंदोलन में योगदान। चलिए, तृतीय दिल्ली दरबार में रविंद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है, अब हम उसको जानते हैं। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार में जो सम्राट पंचम और महारानी मैरी भारत में आई थी, और उनके स्वागत में एक गान गाया था, वह था जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये कहा जाता है कि भारत भाग्य विधाता को संबोधित अंग्रेजों को कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात अंग्रेज के जो ब्रिटिश महारानी थी, उनके स्वागत में कहा गया था कि आप भारत के भाग्य विधाता हो। और इसी से खुश होकर अंग्रेजी गवर्नमेंट ने मात्र 2 साल बाद, ब्रिटिश सरकार ने 2 साल बाद अर्थात 1911 में गायन हुआ, और 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दे दिया। और नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगर अब आपसे पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर का दिल्ली दरबार में क्या योगदान था, तो आप बताओगे कि दिल्ली दरबार में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश महारानी को संबोधित करते हुए कहा था कि जन गण मन जय हो भारत भाग्य विधाता, अर्थात आप भारत के भाग्य विधाता हो। और इसी के बाद 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। एक है रविंद्रनाथ टैगोर का तृतीय दिल्ली दरबार में योगदान। अभी हम रविंद्रनाथ टैगोर के 2 पक्षों को पढ़ चुके हैं,
स्वदेशी आंदोलन में योगदान और तृतीय दिल्ली दरबार में योगदान। अब हम रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग में रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है। चलिए, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग की जब देखिए, अभी हमने जलियांवाला बाग नहीं पढ़ा है, अभी हम आगे के लेक्चरों में जलियांवाला बाग पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग में गवर्नर जनरल ओ डायर और माइकल डायर ने गोलियां चलाई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको एक उपाधि दी गई थी अंग्रेजों की तरफ से, वो थी नाइटहुड की उपाधि। तो नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। जलियांवाला बाग में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया और उनका एक स्टेटमेंट था, जब भारत के नागरिकों को कोई दशा ऐसी हो रही है तो इन तमकों का महत्व नहीं रह जाता। तो मैंने सिर्फ तमकों का महत्व नहीं ये लिख दिया है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। आप खुद ही बता दीजिए कि जलियांवाला बाग की घटना हुई तो रविन्द्रनाथ टैगोर दुखी हो गए और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरकार द्वारा उनको दी गई नाइटहुड की उपाधि को सरकार को वापस कर दिया और कहा, जब भारत की दशा ऐसी हो रही है तो इन तमकों का महत्व नहीं है। चलिए, अब देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का असहयोग आंदोलन में क्या योगदान था। देखिए, असहयोग आंदोलन को हम अगले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, पर रविन्द्रनाथ टैगोर की हम यहाँ समराई कर लेते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा था और कहा था कि आप यह जो आंदोलन चला रहे हैं, असहयोग आंदोलन, वो अविवेकपूर्ण कार्य है, अर्थात आपने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है और यह निष्ठुर बर्बादी है। अर्थात असहयोग आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर इसके आलोचक थे और असहयोग आंदोलन की बुराई की थी। और यह क्वेश्चन कई बार आता है कि असहयोग आंदोलन को निष्ठुर बर्बादी या अविवेकपूर्ण कार्य किसने कहा था, तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर के सारे आयाम को छूने की कोशिश की है और मात्र इतनी सी ही स्लाइड में आप रविन्द्रनाथ टैगोर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और 4 जगह पढ़ने से अच्छा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को हम एक ही जगह पढ़ लें। तो आपके दिमाग में अब होना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है, दिल्ली दरबार में रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है, जलियांवाला बाग में क्या योगदान है और असहयोग आंदोलन में क्या योगदान है। चलिए, अब हम आते हैं कि साहित्य पर, बांग्ला साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके मतलब और इसके ऊपर वाली 2 ही लगाइए लक्ष्मण जी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को हमने पहले ले लिया था, उसके पहले हम साहित्य में योगदान पढ़ रहे हैं ना रविन्द्रनाथ टैगोर का। हाँ, अब यहाँ आ जाइए। बस क्या रविन्द्रनाथ टैगोर आ गया था, इसलिए मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर को समझाना था, इसलिए मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर पहले किया था। अब हम देख रहे हैं कि साहित्य पर जो स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव है। इसमें जो बंगाल के 4 साहित्यकार लिए हैं, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्न में से कौन बंगाल का साहित्यकार नहीं है, तो ये 3 नाम दिए थे और एक चौथा कुछ अलग था, तो आंसर वो अलग था। चलिए, हम रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्र लाल राय और मुकुंद दास और सैयद अबू अहमद के बारे में समझे थे। अब चूंकि इनका योगदान कुछ खास नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर का ज्यादा योगदान है, तो हम उसको समझे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक गीत और है, गान और है, उसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके 2 गान 2 देशों के राष्ट्रीय गान हैं। आप देखेंगे, आमार सोनार जो बांग्ला है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। ये किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। 1971 में जब बांग्लादेश बना तब लिखा गया, तब मतलब बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, वो जन गण मन अधिनायक जय हो, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गाया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जो 2 गीत हैं, जो गान हैं, वो 2 देशों के राष्ट्रीय गान हैं, तो आप बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलिए, ये तो था साहित्य के क्षेत्र में।
योगदान। अब हम आते हैं, अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी, और हम आते हैं कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना सबको? जी सर, मेरी आवाज तो आ रही है ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अरे यार, यस सर। चलिए ओके। वो इसलिए पूछ रहा था, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं और कुछ आप लोगों को समझ में ना आए। चलिए, अब जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। स्वदेशी आंदोलन का हमने प्रसार पढ़ लिया, कहाँ कहाँ हो रहा था, उसमें कौन कौन से नेता लीड कर रहे थे। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। सांस्कृतिक क्षेत्रों को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा ये पढ़ चुके हैं, साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा ये पढ़ चुके हैं। अब तीसरा जो वर्ग था कला पर प्रभाव, कला पर स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, कला के क्षेत्र में एक व्यक्ति काफी महत्वपूर्ण थे, उन व्यक्ति का नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कला के क्षेत्र पर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन को जैसा जैसा मैं कर रहा हूं अगर वैसा ही वैसा आप पढ़ते रहे तो आप निश्चित मानिए कि 10 में से 9 सवाल हल कर लेंगे यूपीएससी के। देखिए, कला पर प्रभाव में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें पाश्चात्य प्रभाव को छोड़ देना चाहिए या पाश्चात्य प्रभाव को तोड़ देना चाहिए। इनका एक स्टेटमेंट था अवनींद्रनाथ टैगोर का। और स्वदेशी से प्रेरणा ग्रहण की इन्होंने, स्वदेशी से प्रेरणा ग्रहण की, और कहा जाता है कि इन्होंने अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वहां से ये प्रेरित हुए, प्रेरणा ग्रहण की। अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक संस्था का गठन किया, उस संस्था का नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का अवनींद्रनाथ टैगोर ने गठन किया था, संस्था का गठन किया था। और इस संस्था के गठन में साथ दिया था गगनेंद्र नाथ साहब ने। एक बार मुझे अच्छी तरह ध्यान है, हिमाचल प्रदेश की पीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो संस्था का गठन अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, उनके सहयोगी कौन थे? तो सहयोगी थे गगनेंद्र नाथ सहयोगी थे। एक क्वेश्चन आ गया था। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगी। यूपीएससी यदि पूछेगी तो पूछेगी कला पर जो प्रभाव था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था का गठन किया था? तो आप बताएंगे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। ठीक है, कला पर प्रभाव इतना ही। अब हम आते हैं विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा स्वदेशी आंदोलन का। तो विज्ञान पर एक जो विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रमुख काम किया है, उन सज्जन का नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय। इसको अंडरलाइन करें लक्ष्मण जी। विज्ञान के क्षेत्र में प्रफुल्ल चंद्र राय साहब ने बड़ा योगदान किया है विज्ञान के क्षेत्र में। प्रफुल्ल चंद्र राय, इनको शॉर्टकट में पीसी राय भी कहते हैं और किताबों में पीसी राय ही लिखा आता है, प्रफुल्ल चंद्र राय। और प्रफुल्ल चंद्र राय ने जो स्थापना की है उसका नाम है बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन में बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना किसने की है? तो उसका आंसर होगा प्रफुल्ल चंद्र राय साहब ने, पीसी राय साहब ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की।
विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और हैं, उनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस साहब ने सबसे पहले यह बताया था कि पौधों में या पेड़ में जीवन होता है। तो ये क्योंकि इसके बारे में हम जगदीश चंद्र बोस के व्यक्तित्व के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर ही अपन फोकस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बताएंगे कि प्रफुल्ल चंद्र राय साहब थे, उन्होंने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की और इन लोगों का मानना था कि हमें स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाना चाहिए। जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद की दवाइयों को ही ग्रहण करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। चलिए, ये तो हो गया स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। अब हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की कुछ सीमाएं थी, लिमिटेशन थी, वो क्या थी। चलिए पीपीटी को आगे कीजिए लक्ष्मण जी। अब हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन की सीमाएं। सीमाएं होती हैं कि वह कहां तक सीमित रह गया स्वदेशी आंदोलन। तो मैंने इसको दो भागों में बांटा है। पहला है सीमित वर्गों तक, अर्थात लिमिटेड क्लास तक सीमित था, और दूसरा था सीमित क्षेत्रों तक, अर्थात लिमिटेड एरिया तक सीमित था। देखिए, सीमित वर्ग को हम अभी लेंगे, पहले सीमित क्षेत्र तक को ले लें। सीमित क्षेत्र मतलब मुख्य रूप से बंगाल तक ही सीमित रहा। मैंने यहाँ लिखा नहीं है बंगाल, आप लोग अपनी पेन कॉपी में सीमित क्षेत्र तक के नीचे लिख ले मुख्यतः बंगाल तक ही सीमित। क्या लिखेंगे? मुख्यतः बंगाल तक ही सीमित। देखिए, उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में फूट पड़ने का एक कारण यह भी था कि उदारवादी नेता जो स्वदेशी आंदोलन जो मना रहे थे, उनका ये कहना था कि सिर्फ हम बंगाल तक ही सीमित रहेंगे। परंतु जो उग्रवादी नेता थे, उग्रवादी नेता का ये कहना था कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में मनाया जाए। इस बात को लेकर भी कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, अर्थात उदारवादी और उग्रवादियों में एक फूट पड़ गई थी। चलिए अब आते हैं सीमित वर्गों तक। सीमित वर्गों में जो वर्ग प्रभावित था, मतलब स्वदेशी आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया था, उसको हम देखेंगे, और जो वर्ग अप्रभावित था, अर्थात जो स्वदेशी आंदोलन में जिन्होंने भाग नहीं लिया, अब हम उसको देखेंगे। पहले हम देखते हैं प्रभावित वर्ग। प्रभावित वर्ग में सबसे पहले जो स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, वो थे शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग तक। शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग से मतलब मैंने उच्च वर्ग जैसे वकील जो पेशा कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, जैसे बुद्धिजीवी वर्ग, और मध्यम वर्ग अर्थात गरीब वर्ग ने इस आंदोलन से अपनी दूरियां बना ली थी। अर्थात शहरों का उच्च और मध्यम वर्ग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। दूसरा, छात्र ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और मैं आपको बता दूं, कोई भी मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, उसमें छात्र बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और तभी वह मूवमेंट सफल हो पाता है। और तीसरा मैंने लिखा है महिलाएं। महिलाओं पर मैंने लिखा है पहली बार। अर्थात अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार किस आंदोलन में भारत में महिलाओं ने भाग लिया, तो आप बताएंगे स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। अर्थात कौन सा वर्ग प्रभावित था, किस वर्ग ने भाग लिया, तो आप मैंने 3 बताए हैं। पहला, शहरों के उच्च एवं मध्यम वर्ग ने भाग लिया, दूसरा छात्रों ने भाग लिया, तीसरा महिलाओं ने भाग लिया। और ये महिलाएं अगर पूछी जाए, ये महिलाएं कहाँ से होंगी, तो आप बताएंगे ये महिलाएं भी उच्च वर्ग की महिलाएं होंगी, शहरों से होंगी, कोई दलित महिला नहीं होगी, आदिवासी महिला नहीं होगी, ये उच्च वर्गों से संबंधित महिलाएं थी। अब हम देखते हैं वह वर्ग जो अप्रभावित रहा।
स्वदेशी आंदोलन से कौन सा वर्ग आप प्रभावित रहा? तो दो वर्ग मुख्य रूप से आप प्रभावित रहे। एक तो किसानों ने भाग नहीं लिया स्वदेशी आंदोलन में, और दूसरा मैंने लिखा है बहुसंख्यक मुस्लिम, अर्थात बहुत सारे मुसलमानों ने, लगभग 99% मुसलमानों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। किसानों के नीचे मैंने अपवाद लिखा है। अपवाद में लिखा है मैंने एक बारीसाल जगह है, वर्तमान में जो बारीसाल जगह है वो बांग्लादेश में है, पहले यह पूर्वी बंगाल में हुआ करती थी। बारीसाल में एक नेता हुए हैं अब्दुल रसूल। इनका नाम तो, अब्दुल रसूल का नाम तो आप अपनी जुबान पर रख ही लीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी पूछती है। अब्दुल रसूल जो नेता हुए थे वो किसानों के नेता थे, और इन्होंने बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि भाई किसानों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था, परंतु एक नेता जो थे अब्दुल रशीद, उन्होंने वहां के बारीसाल के किसानों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। बारीसाल में ही एक व्यक्ति और थे, बारीसाल में ही मैं जो बोल रहा हूँ, बारीसाल में ही एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त एक टीचर थे, पेशे से एक टीचर थे, और उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया था, और वो संस्था थी स्वदेशी बांधव समिति। अश्वनी कुमार दत्त ने जो संस्था का निर्माण किया था वो संस्था थी स्वदेशी बांधव समिति। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, मैं अभी आपको स्वदेशी आंदोलन की सीमाएं पढ़ा रहा हूँ। एक मिनट को आप अपने मन में रिवाइज कीजिए कि क्या क्या सीमाएं थी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, आप लोगों ने अपने मन में रिवाइज किया होगा, फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूं। स्वदेशी आंदोलन की सीमाओं में सीमित वर्ग तक था। सीमित वर्ग में 3 वर्गों तक यह प्रभावित था। पहला शहरों के उच्च तथा मध्यम वर्ग, और दूसरा छात्र, तीसरा महिलाएं तो पहली बार इस आंदोलन में आई थी, और सीमित क्षेत्र तक था, अर्थात केवल बंगाल तक ही सीमित था, और दूसरे राज्यों में इसका कम प्रभाव था। कौन सा वर्ग आप प्रभावित रहा? किसानों ने भाग नहीं लिया, मुसलमानों ने भाग नहीं लिया। किसानों में एक अपवाद है, बारीसाल के किसान, और वहां पे एक नेता थे अब्दुल रसूल के नेतृत्व में बारीसाल के किसानों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। और बारीसाल में ही एक व्यक्ति थे अश्वनी कुमार दत्त, जो पेशे से टीचर थे। इन्होंने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। चलिए अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण। चलिए अब हम आते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए, बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उपजा, स्वदेशी आंदोलन हमने पढ़ लिया। अब अगला जो घटनाक्रम है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग का जो हम पढ़ते हैं कैसे कैसे स्थापना हो रही है, मैंने जो स्लाइड बनाई है, सबसे पहले 1905 में आप सब लोग जानते हैं बंगाल का विभाजन कर दिया गया 16 अक्टूबर को। और मैंने फिर उसमें लिखा है करजन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह का कार्य विभाजन का समर्थन प्लस आंदोलन की निंदा। इसका 599 इसका अर्थ है
इसका अर्थ है कि उस समय लॉर्ड कर्जन साहब ने बंगाल का विभाजन किया था और मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, अर्थात अंग्रेजों का समर्थन किया था और उनका मानना था कि अंग्रेज सही कर रहे हैं। और ढाका के एक नवाब हुआ करते थे, ढाका के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था सलीमुल्लाह। उनके सलीमुल्लाह साहब ने बंगाल विभाजन को समर्थन दिया और बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन उपजा उसकी निंदा की, यानी आलोचना की। चलिए 1905 के बाद 1906 का घटनाक्रम। 1906 में लॉर्ड मिंटो साहब गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड मिंटो साहब जब शिमला में थे तो मुसलमानों के एक प्रमुख नेता थे, उनका नाम था आगा खां तृतीय। इसको अंडरलाइन करें। आगा खां तृतीय साहब थे, वो लॉर्ड मिंटो साहब से शिमला में मिले थे और उन्होंने कहा था कि सर, आपने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही थी, तो आप हमें वो दे दीजिए, पृथक निर्वाचन मंडल। और बाद में 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल मिल भी गया था मुसलमानों को, अर्थात 3 साल बाद मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल मिल गया था। अब हम आते हैं अक्टूबर 1906 के घटनाक्रम पर। अक्टूबर 1906 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसका नाम है ऑल इंडिया मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका नाम आप याद रखिए, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछती है। अक्टूबर 1906 में हुई ऑल इंडिया मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। और इसी कॉन्फ्रेंस में जो सलीमुल्लाह खां साहब थे, जो सलीमुल्लाह खां जो कि ढाका के नवाब हुआ करते थे, वर्तमान में ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहां अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किस कॉन्फ्रेंस में रखा गया, तो आंसर होगा ऑल इंडिया मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में सलीमुल्लाह साहब ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा। चलिए, ये मुस्लिम लीग में 3 घटनाक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं कि संस्थापक, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है। तो आपको बता दूं, मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं नवाब सलीमुल्लाह खां साहब। और मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ है वो हुआ है 23 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ है। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां तृतीय साहब और इसके सचिव थे मोहसिन उल मुल्क साहब। और प्लस में लिखा है एक दूसरे व्यक्ति भी इसके सचिव थे, बकार उल मुल्क साहब। इस स्लाइड को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर मान लीजिए सलीमुल्लाह साहब और आगा खां तृतीय ना देखें क्वेश्चन में कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, और सलीमुल्लाह और आगा खां तृतीय ना देखें, तो आप मोहसिन उल मुल्क या बकार उल मुल्क को लगा सकें। अगर ये दोनों नेता, चारों नेता दिए हैं सलीमुल्लाह, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं सलीमुल्लाह, आगा खां तृतीय, मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क, तो आप सलीमुल्लाह को टिक करेंगे, जो पहले लिखा गया है उसको टिक करेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हो रहा है। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कराची में 1907 में हुआ। आप इस सम्मेलन को बड़ा, इस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिए। प्रथम सम्मेलन जो हुआ मुस्लिम लीग का कराची 1907 में हुआ। दूसरा सम्मेलन मुस्लिम लीग का अमृतसर 1908 में हुआ। मुस्लिम लीग का जो दूसरा सम्मेलन था वो अमृतसर 1908 में हुआ। इन मुस्लिम लीग के सम्मेलन को कराची वाला सम्मेलन और अमृतसर वाला सम्मेलन, सिर्फ आप प्रथम और द्वितीय सम्मेलन को दिमाग में रखें कि कहाँ कहाँ हुए, और बाकी जो मुस्लिम लीग के सम्मेलन इम्पोर्टेंट हैं वो जो सम्मेलन जब हम पाकिस्तान के निर्माण की बात करेंगे 1940 से, उस समय हम जो मुस्लिम लीग के बाकी के सम्मेलनों को पढ़ेंगे। मैंने एक नोट लिखा है, नोट में लिखा है कि 1908 में
आमिर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई। देखिए यूपीएससी ने लगभग कई बार यह क्वेश्चन पूछा है कि लंदन में मुस्लिम की शाखा किसने स्थापित की, तो आप बताएंगे आमिर अली साहब ने 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की। आदू पढ़ने दो। मुस्लिम लीग की एक शाखा स्थापित की लंदन में। चलिए, अब उद्देश्य क्या थे मुस्लिम लीग के गठन के, अब हम इसको देखिए। उद्देश्य थे ब्रिटिशों के प्रति निष्ठा को बढ़ाना। पहला कि जैसे मुस्लिम लीग का गठन का जो उद्देश्य था, हेलो। राहुल, हेलो हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ, कुछ नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम आई। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, थोड़ी सी अटक रही थी और नेटवर्क का इशू होगा शायद आपके यहाँ। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? हाँ सर, आवाज आ रही है। पीपीटी लगाइए। देखिए, उद्देश्य था मुस्लिम लीग के गठन का। पहला तो था कि ब्रिटिशों के प्रति निष्ठा को बढ़ाना, अर्थात हम मुस्लिम लीग का गठन करेंगे और मुस्लिम लीग अंग्रेजों का सहयोग करेगी तो हम ब्रिटिशों के प्रति अपनी निष्ठा हमारी बढ़ेगी। दूसरा उद्देश्य था कि मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा व विस्तार। दूसरा था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की जाए और विस्तार की जाए। ये उद्देश्य था कि जब हमारी कोई मुसलमानों की एक संस्था होगी तो हमारे जो राजनीतिक अधिकार हैं हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। और तीसरा था अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता रोकना। अन्य संप्रदाय विशेष रूप से दलितों के प्रति जो उस समय भेदभाव हो रहा था, आदिवासियों के प्रति जो भेदभाव हो रहा था, उसको रोक दिया जाए, परंतु बिना अपने हित प्रभावित हुए, अर्थात हमारे हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। उस आधार पर हम दूसरों की कटुता को रोकने का प्रयास करेंगे। अब उद्देश्य पूछा जाए तो आपको 3 उद्देश्य ध्यान रखने होंगे। पहला आपको उद्देश्य ध्यान रखना होगा ब्रिटिशों के प्रति निष्ठा को बढ़ाना। दूसरा मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता को रोकना। इस प्रकार से मुस्लिम लीग का गठन हो रहा है। आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चलिए अगली पीपीटी लगाइए। लक्ष्मण जी अगली पीपीटी लगाए। दिख रही है सर पीपीटी? नेक्स्ट पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। पीपीटी अगली ये हो गया। सर दिख नहीं रही है क्या? लगाई है मैंने। यार मुझे तो ये पुरानी पीपीटी दिख रही है यार, इस पर शो हो रही है। क्रांतिकारी आंदोलन की है ना पीपीटी 5? हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन की है, पर मुझे नहीं दिख रही यार। एक मिनट सर, मैं फिर से शेयर करता हूँ एक बार। चलिए आप फिर से शेयर कीजिए जब तक मैं समझाता हूँ बच्चों को। ठीक है, एक बार काट के फिर शेयर कीजिए। देखिए जब तक पीपीटी लगेगी। हाँ, आ गई लक्ष्मण जी।
देखिए, अभी हम आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है, पर ठीक है आप कि बार बार चलिए, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हमने जो चीजें पढ़ी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं समझा बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, फिर उसके बाद बंगाल का जैसे विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया, हमने उसको पढ़ा। स्वदेशी आंदोलन में हमने पढ़ा कि इसका लीडर कौन कौन थे और किन किन जगहों पर वो लीड कर रहे थे। हमने पढ़ा कि स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा। तो हमने सांस्कृतिक क्षेत्र को छुआ और सांस्कृतिक क्षेत्र में हमने 4 पहलुओं को छुआ। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं? अब आ रही सर, बीच में कट हो आ जा रही रहा है सर। हाँ, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि हमने आज 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया है। पहला बंगाल विभाजन, दूसरा स्वदेशी आंदोलन और तीसरा मुस्लिम लीग की स्थापना। अब हम चौथे जो महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चलते हैं। आज हम क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे और क्रांतिकारी आंदोलन को आज के लेक्चर्स और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कंप्लीट हाँ, हरीश सर के वहाँ नेटवर्क का इश्यू है शायद। अभी थोड़ी देर में सर जुड़ जाएंगे, आप वेट कीजिएगा। हेलो लक्ष्मण जी, आप हाँ सर, येते आवाज। आ रही आवाज आ रही सर। हेलो,
हाँ सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा, पता नहीं आज क्यों ये हो रहा है, अभी तक नहीं होता था। चलो, अब फिर से हम शुरू करते हैं। आप लोगों को आज बड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो। हेलो। ज्यादा दिक्कत हो रहा हो सर तो कल ले लेना क्लास। एक मिनट में सर से फोन पे बात करता हूँ। ओके। हेलो। हाँ, मैंने अभी हरीश सर से बात की है। तो सर मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है शायद, तो क्लियर करके आज का लेक्चर पूरा खत्म करने वाले हैं सर। तो सर ने बोला कि आप जरा वेट कीजिए। वेट करने के लिए कहा है सर ने? यस यस, ओके। 1-2 मिनट। हेलो। चलिए, हाँ, चलिए, आप मेरी आवाज आप लोगों को आई? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। चलिए, आपको आज थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, परंतु हम क्लास को ऑफ नहीं करेंगे। आज जो सिलेबस तय हुआ है, आज हम पूरा सिलेबस करेंगे और
आप लोग अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए भी तो देखिएगा, मैनेज करिएगा। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही। हाँ सर। चलिए, क्रांतिकारी आंदोलन को हम समझ रहे थे। हम देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन को दो वर्गों में पढ़ेंगे, दो भाग में पढ़ेंगे। एक पहला पढ़ेंगे प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन, और दूसरा हम पढ़ेंगे द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन। प्रथम चरण में के क्रांतिकारी आंदोलनों लक्ष्मण जी, हाँ सर। यार वो आज मुझे लगता है कि हर 2-4 मिनट में कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ हाँ। चूंकि फिर से गड़बड़ होगी, मुझे ऐसा अब अनुमान है। हो सकता है मेरा मोबाइल में कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई है। हाँ, एक तो ज्यादा नहीं चल रहा सर, 30-40 सेकंड आपकी आवाज आ रही है और हाँ रुक जा रही है सर। हाँ हाँ, वही वही। तो हाँ अब या तो अपन एक काम कर सकते हैं कि या तो इसको स्टॉप कर दें, या फिर हाँ। 1-2 घंटे बाद इसको फिर शुरू करें। आप लोगों का, विद्यार्थियों का क्या सोचना है? मेरा तो ये सोचना है कि अब हाँ, तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सबसे रिक्वेस्ट है, आप सर से बताइएगा कि आज लेना, आज ही कंटिन्यू करें 1-2 घंटे के बाद, या कैसे? सर हेलो, लक्ष्मण सर। हेलो। हेलो लक्ष्मण सर। हेलो। नेक्स्ट डे बोल दो सर को। सर जब आपको सुविधा हो तब ले लीजिए, हम लोग फिर से ऐड हो जाएंगे। हेलो। हाँ लक्ष्मण सर। हेलो। हेलो सर।